रीबर्थ ऑफ माई मार्वलस क्वीन एपिसोड 17। आकाश, बिना किसी एक्सप्रेशन के आप मुझसे क्या चाहती है? काल माया, अब की ना तुमने काम वाली बात, चलो मैं तुम्हें बताता हूँ। आज से कुछ वर्ष पहले, सालों बाद, एक देवकन्या का जन्म हुआ था। उसके पास दैविक शक्तियां थी। अगर वह शक्तियां किसी को भी मिल जाती तो वो इंसान बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो सकता था। उसके जन्म के 6 वर्ष बाद दैत्य गुरु ने बताया, अगर मुझे उस देवकन्या की शक्तियां मिल जाती हैं तो हम काल भैरव को आजाद कर सकते हैं। उसके लिए मुझे उस कन्या की बलि देना होगा। दैत्य गुरु की बात मान मैं उस लड़की को ढूंढने लगी और वह लड़की मुझे मिल भी गई थी, लेकिन फिर उसके बाद वह मेरे हाथों से निकल गई। काफी कोशिश करने के बाद भी मैं उस लड़की का पता नहीं कर पाए। आज इतने सालों बाद भी वो लड़की मुझे नहीं मिली। अब मैं चाहती हूँ तुम उसे ढूंढो। काल माया की बात सुन आकाश, आप जब उसे अपनी शक्तियों से नहीं ढूंढ पाए तो मैं उसे कैसे ढूंढ सकता हूँ? काल माया, मैं आज तक अपनी शक्तियों के मदद से उसको ढूंढ रही थी, लेकिन तुम उसे इंसानी तरीके से ढूंढोगे। फिर उसको अंशिका के बारे में सब कुछ बता दी। काल माया की बात सुन आकाश, मैं उस लड़की को ढूंढने की पूरी कोशिश करूंगा। काल माया, मुझे कोशिश नहीं, कामयाबी चाहिए। फिर आकाश को एक कंजन देते हुए, जब वो तुम्हें मिल जाए तो तुम उसे ये पहना देना। आकाश उस कंजन को लेकर हाँ में सिर हिला दिया। काल माया अपनी जगह से उठ आकाश के आंखों में देख अपनी खतरनाक आवाज में, मुझे झूठ और धोखा से नफरत है। अगर मुझे पता चला तुमने मुझे धोखा दिया है तो तुम्हारी इस दुनिया को तुम्हारे आंखों के सामने खत्म करूंगी। बोल वहां से चली गई। वही आकाश बिना किसी भाव के सामने देखता रहा। तभी उसके कान में मरिया की खुशी भरी आवाज आए। मरिया की आवाज सुन आकाश को होश आया और वह पीछे पलटकर देखे तो वहां मरिया और रुद्र खड़े मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहे थे। उन दोनों को सही सलामत देख आकाश को अपने शरीर में जान महसूस हुआ। वो भागकर उन दोनों को अपने गले लगा लिया। तो क्या आकाश उस लड़की को ढूंढ पाएगा? फ्लैशबैक कंटिन्यू। आकाश के अचानक ऐसे लगने पर मरिया 2 कदम पीछे हट गई। वह आकाश के तेज धड़कन को महसूस कर सकती थी, इसलिए वह भी उसको अपने गले लगा। शांत करने के लिए प्यार से आकाश के पीठ को सहलाने लगी। मरिया के ऐसा करने पर आकाश शांत होने लगा। आकाश के पूरी तरह शांत होने पर मरिया उससे अलग हो उसके आंखों में देखते हुए। मैरिया अपनी बेचैनी भरी आवाज में, क्या हुआ हबी? आप इतने डरे हुए क्यों हैं? क्या कुछ हुआ है? आप ठीक तो हो ना? मरिया की आवाज सुन आकाश खुद को शांत कर रुद्र को अपने गोद में उठा मरिया को मैंशन के अंदर ले जाते हुए, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जब मैं घर आया तो तुम और रुद्र दोनों ही मुझे नहीं दिखे तो मैं थोड़ा डर गया। मुझे लगा तुम दोनों कहीं कोई खतरे में तो नहीं हो, क्योंकि बिना मुझे बताए तुम कहीं नहीं जाती हो। आकाश की बात सुनने के बाद मरिया के चेहरे पर मुस्कुरान आ गया। वो मुस्कुराते हुए, ओह अभी आप भी ना बहुत जल्दी डर जाते हैं। अगर हम घर पर नहीं थे तो आप मुझे कॉल कर लेते। अब जाकर आकाश को एहसास हुआ वो मरिया को कॉल भी तो कर सकता था, लेकिन काल माया को देख वो सब कुछ भूल ही गया था। आकाश मरिया से घबराहट में, मुझे याद नहीं रहा, लेकिन पहले ये बताओ तुम दोनों कहाँ गए थे? मरिया, आज सुबह से मेरी तबीयत मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसलिए मैं रुद्र के साथ हॉस्पिटल गई थी। हॉस्पिटल का नाम सुन आकाश मरिया को चेक करते हुए, अगर तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं था तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अकेले हॉस्पिटल क्यों गई? तुम ठीक हो ना? डॉक्टर ने क्या बोला? मुझे बताओ, क्या हुआ है तुम्हें? मैरिया एक रिपोर्ट आकाश के सामने कर मुस्कुराते हुए, आप ही देख लो मुझे क्या हुआ है। आकाश मरिया के हाथ से रिपोर्ट लेकर जैसे ही उस रिपोर्ट को पढ़ा, उसके चेहरे पर शौक वाले एक्सप्रेशन आ गया। वो मरिया को देखने लगा जैसे पूछा रहा हो, क्या रिपोर्ट में लिखा सच है? मरिया नम आंखों से मुस्कुराते हुए, आप फिर से पापा बनने वाले हैं, हमारे घर में नन्ही परी आने वाली है। इतना सुनते ही आकाश मरिया को अपने गले लगा लिए। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गया। तभी उसको काल माया की बात याद आया। आकाश अपने मन में, मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े लेकिन मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगा। इस वक्त आकाश की आंखें खून की तरह लाल था। तभी दोनों को रुद्र की क्यूट आवाज सुनाई दिया। रुद्र मुंह बनाकर, अभी मेरी लिटिल सिस्टर आए भी नहीं और आप दोनों मुझे भूल गए। रुद्र की आवाज सुन दोनों को एहसास हुआ, दोनों उसको भी गले लगा लिए। अपने पूरे परिवार को गले लगा। आकाश को एक सुकून मिला। ऐसे ही फिर से वक्त बीतने लगा। आकाश अपनी पूरी ताकत लगाकर उस लड़की को ढूंढने लगा, लेकिन उसका कोई पता नहीं चला। इस बीच मरिया एक लड़की को जन्म दी जिसका नाम अंशी प्रताप सिंह रखा गया। आकाश अपने परिवार के साथ बहुत खुश था, लेकिन उसको आने वाले खतरे का भी एहसास था। काफी कोशिश करने के बाद आकाश को पता चला उस लड़की की जान किसी ने बचाई। फिर इंडिया उसे अमेरिका लेकर आ गए।
कुछ सालों तक काफी कोशिश करने के बाद जब आकाश के सामने उस लड़की का सच आया तो उसको ऐसा लगा जैसे उसकी दुनिया तबाह होने वाला है। अंशिका राठौर कोई और नहीं उसकी पत्नी मरिया ही है। आकाश को ये पता चल गया। बचपन में हुए उस एक्सीडेंट के बाद अंशिका अपनी यादें भूल गई थी। आकाश को ये भी पता चला मरिया पीछे कुछ सालों में 2 बार इंडिया जा चुकी है जिसका पता उसको भी नहीं था। ये बात उसको काफी अजीब लगा। उसको मरिया पर गुस्सा नहीं बल्कि उसके लिए डर लग रहा था। आकाश को सारा सच जानना था इसलिए वो मरिया के आगे सारे सबूत कर उसके जवाब का इंतजार करने लगा। आकाश, मैं जानता हूँ तुम ही अंशिका राठौर हो और यह भी जानता हूँ तुम्हें ये सच पता है। मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ, अगर तुम्हें अपनी सच्चाई पता था तो फिर तुम अपने परिवार के पास क्यों नहीं गई? आकाश के सवालों को सुन मरिया गहरी सांस लेकर, अगर आपको इतना कुछ पता चल चुका है तो ये भी पता चल चुका होगा मैं ही वह देवकन्या हूँ जिसकी तलाश आप इतने सालों से कर रहे हैं। आकाश हैरानी से, क्या तुम मेरा सच जानती हो? अगर हाँ तो तुम्हें सच का पता कब चला और कैसे? मरिया, मुझे आपका सच रुद्र के जन्म के कुछ दिन बाद ही चल गया था। मैं एक देवकन्या हूँ इसलिए मेरी शक्तियों का कुछ अंश रुद्र में होना लाजमी था, और अगर किसी के सामने रुद्र की शक्तियों का सच आता तो काल माया तो पता चल जाता। मैं ही वो लड़की हूँ इसलिए मैं उसकी शक्तियों को बांधने लगी। उसी वक्त मुझे पता चला रुद्र के पास मेरी शक्तियाँ कम लेकिन दानवीय शक्तियाँ ज्यादा है। उस वक्त मुझे आपका सच पता चला। आकाश, अगर तुम्हें सच पता चल चुका था तो कभी कुछ पूछा क्यों नहीं? मरिया मुस्कुराते हुए, जैसे मेरी शक्तियों को छुपाने के पीछे कुछ कारण था वैसे ही आपके भी कुछ अपने कारण होंगे, और वैसे भी मैंने आपसे प्यार किया है। आप जैसे हैं सच्चाई जानकार भी हमारे बीच कुछ नहीं बदलता। मरिया की बात आकाश को भी सही लगा, लेकिन उसको मरिया से काफी कुछ जानना था इसलिए वह आगे बोला, मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ लेकिन मुझे तुम्हारा सारा सच जानना है। मरिया, आप जानते हो मैं एक देवकन्या हूँ जिसका जन्म समस्त संसार की रक्षिका, जो ईश्वर का अंश, इस समस्त ब्रह्मांड की पवित्र आत्मा की उसकी सुरक्षा काली शक्तियों से करने के लिए हुआ है। वो एक पवित्र आत्मा है और उनके पास असीम शक्तियां हैं। काली शक्तियां उनको मर उनकी शक्तियां लेना चाहिए। हमारा कर्तव्य था जब तक वह अपनी शक्तियां जागृत नहीं कर लेते उनकी रक्षा करना था, जो हमने कर दिया। अगर मैं अपने परिवार के साथ रहती तो चाहकर भी उसे नहीं बचा पाती, लेकिन अब मैंने अपने कार्य को पूरा कर दिया है। अब कोई भी बुरी शक्तियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। आकाश, लेकिन तुम ही क्यों? अगर वो इतनी शक्तिशाली है तो फिर उसे किसी की सुरक्षा की जरूर क्यों है? मरिया, उनके पास बहुत सी शक्तियां हैं, लेकिन वो इस वक्त एक छोटी बच्ची है जिसकी रक्षा हम देवदूत को तब तक करनी है जब तक वह अपनी शक्तियां धारण नहीं कर लेती है। आकाश असमंजस में, तुम किसी बात कर रही हो? कौन है वो जिसकी रक्षा तुम्हें करनी है? आकाश के आंखों में देखते हुए मैरिया गंभीर आवाज में, जल्द ही आपको उसके बारे में पता चलेगा। मैं चाहती हूँ परिस्थिति कैसी भी हो आप उसकी रक्षा करें। उसका जिंदा रहना समस्त संसार के लिए बहुत जरूरी है। अगर आपको कोई रास्ता ना दिखे तो आप उनके पास जाना, वो आपकी मदद जरूर करेंगे। एक वक्त आएगा जब आपको उनकी जरूरत पड़ेगा। आकाश को पता नहीं क्यों लेकिन मरिया की बात सुनकर ऐसा लग रहा था जिसे कुछ बुरा होने वाला है। आकाश, मेरा तुमसे वादा है, अगर उसकी सुरक्षा तुम्हारे लिए जरूरी है तो मैं उसकी सुरक्षा किसी भी हालत में करूंगा, बस तुम मेरे साथ रहना। मरिया मुस्कुराते हुए, मैं हमसे आपके साथ रहूंगी। आप अपना और बच्चों का ध्यान रखना। आकाश मरिया की बात सुन गुस्से में, ऐसी बातें क्यों बोल रही हो? वो अभी इतना ही बोले थे, एक काले रंग का गोला मरिया के पेट पर लगा और वह आकाश से काफी दूर जाकर गिरी। उसके मुंह से खून निकलने लगा। आकाश चिल्लाते हुए, मरिया बोल, जैसे ही उसकी ओर भागने लगे। उनके चारों तरह एक काले रंग का चक्र बन गया जिससे वो चाहकर भी बाहर निकल नहीं पाया। आकाश कोशिश कर ही रहे थे तभी उनके पीछे से काल माया की गुस्से भरी आवाज आया। काल माया बोला था, ना, काल माया को झूठ और धोखे से नफरत है और तुमने मेरे साथ वही किया। फिर आकाश के सामने खड़े होकर, लगता है मेरी बात भूल चुके हो। मैंने बोला था अगर मुझे धोखा दिया तो तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी दुनिया को तबाह करूंगी। अब अपने बर्बादी का मंजर देखो। इतना बोल काल माया मैंशन के अंदर और बाहर जितने लोग थे सबको मार दी। फिर मरिया का गला पकड़ उसके आंखों में देखते हुए, तुझे क्या लगता है अगर तू अपनी सारी शक्तियां उसे दे देगी तो वह बच जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होगा। वह मरेगी, जरूर मरेगी और उसकी मौत उनके हाथ से ही होगा। लेकिन अफसोस, यह मंजर देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगी। काल माया की बात सुन मरिया दर्द में भी मुस्कुराते हुए, चाहे कुछ भी कर लो तुम उसे मरना तो दूर छू भी नहीं पाओगी, और किसकी मौत किसके हाथों होगा वह वक्त ही बताएगा। और तुम चिंता मत करो, मैं जहां भी रहूं यह मंजर जरूर देखोगी।
मरिया की बात सुन काल माया को इतना गुस्सा आया कि वह गुस्से में मरिया को बेरहमी से मारते हुए चिल्लाकर बोली, नहीं, इस बार जीत उनकी होगी, तेरी वह रक्षिका मरेगी। काल माया की बात सुन भी मरिया के चेहरे पर मुस्कान था। थोड़ी ही देर में उसका शरीर बेजान जमीन पर गिर गया। मरिया के मारते ही आकाश बेजान जमीन पर बैठ एक टक रोते हुए मरिया के बेजान शरीर को देखने लगा। उसको होश अंशी के रोने की आवाज सुनाया। मरिया के मारते ही रुद्र और अंशी दोनों उस रूम में आए। मरिया को ऐसे बेजान जमीन पर पड़ा देख दोनों उसकी ओर भागे। अपनी मां को ऐसे बेजान जमीन पर पड़ा देख अंशी और रुद्र दोनों रोने लगे। अपनी पत्नी और बच्चों की ऐसी हालत देख आकाश तड़पने लगे। वो काल माया के सामने अपनों बच्चों को छोड़ने के लिए गिड़गिड़ाने लगे। वही काल माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वो सबसे पहले रुद्र पर वार की तो वह दीवार से टकरा नीचे गिरा, जिससे उसके सिर से खून बहने लगा और वह बेहोश हो गया। अपने भाई को देख अंशी डर से रोते रोते बेहोश हो गई। आकाश चिल्लाते हुए, काल माया, मेरे बच्चों को छोड़ो, अगर उन्हें कुछ हुआ तो मैं तेरी काली दुनिया को तबाह कर दूंगा। इस वक्त आकाश अपने दानव रूप में था। उसकी आंखें लाल था। फ्लैशबैक कंटिन्यू। आकाश के चिल्लाने पर भी काल माया को कोई फर्क नहीं पड़ा। वह आगे बढ़ जैसे ही अंशी को मारने हो हुई तभी वहां दैत्य गुरु आकर उसको रोकते हुए, रुकिए दैत्य राजकुमारी, यह आप क्या कर रही है? इस वक्त आपका इनको मारना सही नहीं है। दैत्य गुरु की बात सुन काल माया रुककर उनको देखते हुए गुस्से में बोली, दैत्य, आज इनका मरना तय है। फिर आकाश को देख, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की? काल माया की गुस्से भरी आवाज सुन दैत्य गुरु अपनी शांत आवाज में, राजकुमारी, इन्होंने आपको कोई धोखा नहीं दिया है। इनको भी हमारी तरह आज ही सच का पता चला है। अब जाकर काल माया का गुस्सा कुछ शांत हुआ। काल माया, लेकिन दैत्य गुरु, अब ये सब जानकर भी क्या होगा? हम उसका कुछ नहीं बिगड़ सकते। उसे अब हम में से कोई नहीं मारना तो दूर, उसे छू भी नहीं सकता। दैत्य गुरु, भले ही हम उसे मार नहीं सकते लेकिन उसे कैद में रख सकते हैं, सच से कोसों दूर, और वक्त आने पर उनसे उनकी शक्तियां लेंगे। काल माया असमंज में, क्या ऐसा करना संभव है? क्यों आप और हम दोनों ही जानते हैं वक्त के साथ उनको उनकी शक्तियां मिलने लगेगा। दैत्य गुरु, राजकुमारी, ऐसा होना संभव है और वो सिर्फ राजकुमार आकाश ही कर सकते हैं। दैत्य गुरु की इस बात को सुन तो आकाश भी उसको देखने लगा। इस वक्त आकाश अपने बच्चों को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। ये बात दैत्य गुरु अच्छे से जानते हैं, इसलिए वो ऐसी बात कर रहे थे। आकाश के आंखों में आए सवाल को पढ़ दैत्य गुरु, हम चाहते हैं आप उस लड़की को उनके परिवार से दूर कर अपने कैद में रखें, साथ ही उनकी सारी यादें मिटा दे, और हम यह अच्छे से जानते हैं यह आप कर सकते हैं। आकाश समझ गया दैत्य गुरु क्या बोलना चाहते हैं। काल माया, दैत्य गुरु से, क्या हम इन पर विश्वास कर सकते हैं? अगर इन्होंने कुछ किया तो? दैत्य गुरु मुस्कुराते हुए, राजकुमारी, इस बार राजकुमार किसी तरह की कोई गलती नहीं करेंगे क्योंकि इनकी जान हमारे पास होगा, बोल अंशी की ओर इशारा किए जो बेहोश जमीन पर पड़ी थी। फिर अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए, और हमारा एक दूत इन पर हर वक्त नजर रखेगा। दैत्य गुरु की बात सुन काल माया आकाश को देख गुस्से भरी आवाज में, यह आखिरी मौका हम आपको दे रहे हैं। अगर इस बार आपने हमें धोखा दिया तो हम आपके बेटे और बेटी दोनों की जान लेकर उनकी आत्मा अपने देवता को चढ़ाएंगे। आकाश, हमसे इस बार कोई गलती नहीं होगा, लेकिन वो लड़की है कौन और हम उसके पास कैसे जा सकते हैं? आखिर हम भी तो एक दानव है। दैत्य गुरु, भले ही आप एक दानव है लेकिन आपके शरीर में दानव के साथ इंसानी खून भी है, और रही बात दानवीय शक्तियों की तो आपने कभी उनका प्रयोग नहीं किया, इसलिए आप उनके पास जा सकते हैं। फिर अपने चेहरे पर कुटिल मुस्कान लिए, वैसे आपको उस लड़की को दर्द देने में मजा आएगा क्योंकि वो लड़की आपके सबसे बड़े दुश्मन विक्रम रजावत की बेटी कीर्ति रजावत है। अब उम्मीद है आप हमें निराश नहीं करेंगे। काल माया अंशी को अपने गोद में उठा वहां से जाने लगी। तभी आकाश घबराते हुए, जब मैं आपका काम करने को तैयार हूं तो फिर आप मेरी बेटी को कहां लेकर जा रही है? काल माया, आपकी जान हमारे पास होगा तो आप चाहकर भी हमें धोखा नहीं दे पाएंगे, और ऐसे ही हमने आपकी एक जान को आपके पास छोड़ा है। याद रहे, अगर हमें पता चला आपने कोई गलती की है तो इस बार कोई मौका नहीं मिलेगा, बोल दैत्य गुरु के साथ अंशी को लेकर वहां से निकल गई। उनके जाते ही आकाश के चारों तरफ बंधा काला बंधन टूट गया और वह रुद्र की ओर भाग उसको चेक किए। रुद्र अभी जिंदा था। फिर मैरिया को चेक किए तो वह मर चुकी थी। इस वक्त रुद्र को बचाना जरूरी था, इसलिए आकाश सबसे पहले रुद्र को उठकर मैंशन के पीछे बने अपने लैब में लेकर आया जहां मेडिकल की सारी सुविधा थी। रुद्र के सिर पर काफी गहरी चोट आया था। आकाश रुद्र की कुछ यादों को मिटा दिया। मरिया के मारने के बाद आकाश की जिंदगी का एक ही मकसद था, अपने बच्चों को बचाना, इसलिए वो रुद्र को प्रताप मैंशन छोड़कर उससे दूर वापस अमेरिका आ गए।
फ्लैशबैक एंड सारा सच जान सबके आंखों से आंसू निकलने लगा। वही कीर्ति भी रोने लगी तो उसको आर्यन और प्रतीक्ष संभालने लगे। उसको ये बात पहले से पता था, लेकिन पूरा सच जान और मरिया की जिंदगी का मकसद सिर्फ उसकी जान बचना था। ये जान कीर्ति को काफी तकलीफ हुआ। हर्षवर्धन जी रुधी आवाज में, हम आज तक सोचते रहे हम अपनी बच्ची को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन यहाँ तो सालों से हमारी बच्ची हमें प्रोटेक्ट कर रही थी। चंद्रकांत जी, हर्षवर्धन जी को संभालते हुए, हर्ष, हमें तो अपनी अंशिका पर गर्व होना चाहिए। वो खुद से पहले इस संसार के बारे में सोची, हम चाहे जो कुछ भी कर लेते उनको नहीं रोक सकते थे। अभिषेक अपने आंखों में नमी लिए, काश अंशिका के जैसे मैं भी अपनी शक्तियां को पहले जागृत कर लेता तो आज मेरी बहन जिंदा होती, शायद मैं अपनी बहन को बचा लेता। आकाश सबके दुख को समझ रहा था, क्योंकि वो इस दर्द से आज भी गुजर रहा था। आकाश, आप लोग तो क्या कोई भी चाहकर उन्हें नहीं बचा सकता था? चंद्रकांत जी, आपके कहने का मतलब क्या है? आकाश सबको देख, मरिया एक देवदूत थी जिसका कर्तव्य कीर्ति की रक्षा करना था। जो कार्य वो कर चुकी थी, इसलिए उनका जाना तय था। अगर वह जिंदा होती तो आप सबकी जान खतरे में आ सकता था। क्यों? विक्रम, हमारी जान कैसे खतरे में आ सकता था? आकाश, क्योंकि तुम लोग भी देवदूत हो जिसका जन्म भविष्य में होने वाले महायुद्ध के लिए हुआ है। अब जाकर सबको समझ आया। प्रतीक्ष, आप यहाँ हमसे कैसी मदद मांगने आए थे? अपने बुआ के बारे में जान प्रतीक्ष के आंखों में भी नमी आ गया, लेकिन उसको अपनी बहन के बारे में भी जानना था, इसलिए प्रतीक्ष आकाश से कहा, रुद्र कहाँ और कैसा है? ये तो हम सब जानते हैं, लेकिन अंशी कहाँ है? आपने हमें बताया बुआ को मारने के बाद काल माया अंशी को अपने साथ ले गई थी। वो चाहती थी आप प्रिंसेस को अपने पास रखे और आपने उनके कहे अनुसार सारा काम किया है, तो अब अंशी तो आपके पास होंगी चाहिए। प्रतीक्ष की बात सुन अब सबका ध्यान वापस आकाश पर आ गया। वही आकाश के चेहरे पर कड़वी मुस्कान, लेकिन आंखों में काल माया के लिए नफरत दिखने लगा। आकाश, बिना किसी भाव के आप लोग को क्या लगता है काल माया जैसी औरत जो अपनी सगी बेटी को सिर्फ शक्तियों के लिए मार सकती है, अपने बेटे की जिंदगी बर्बाद कर सकती है, क्या वैसी औरत अपना किया वादा पूरा कर सकती है? कीर्ति कंफ्यूज में, आपके कहने का मतलब क्या है अंकल? कीर्ति की बात सुन आकाश अपने चेहरे पर दर्द भरी मुस्कान लिए, दानव का स्वभाव ही छल, झूठ और फरेब है और काल माया तो उसकी रानी है। वो शक्तियों के लिए कुछ भी कर सकती है, और जब उसके पास इतना अच्छा मौका है तो वो इतनी आसानी से उसे कैसे छोड़ सकती है? आर्यन, आपके कहने का मतलब क्या है? प्रतीक्ष, आपने कहा था आपको हमारी मदद चाहिए। प्रतीक्ष की बात सुन आकाश के चेहरे पर गंभीर भाव आ गया। वो अपनी गंभीर आवाज में, हमें हमारी बेटी अंशी को उस काल माया के कैद से बाहर निकालना है। उसमें हमें आप सब की और सबसे ज्यादा कीर्ति की मदद चाहिए। हर्षवर्धन जी अपनी कठोर आवाज में, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े हम अपनी नातिन को कुछ नहीं होने देंगे। वो हमारी बेटी की आखिरी निशानी है। काल माया चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो, इस बार उसे हारना होगा। अभिषेक जी, पापा आपने सही कहा। हम अपनी बहन अंशिका को नहीं बचा पाए, लेकिन उसकी बेटी को कुछ नहीं होने देंगे, चाहे उसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। आकाश की बात सुन कीर्ति कुछ सोचते हुए बोली, अगर काल माया अंशी को अभी तक अपने कैद में रखी है, मतलब उसे अंशी से जरूर कुछ चाहिए। जितना मुझे पता है, किसी भी देवदूत का अंश हो तो उसके अंदर देविका शक्तियां होना निश्चित है। आर्यन, इसका मतलब अंशी के पास भी देविका शक्तियां हैं और उसी शक्ति को पाने के लिए काल माया उसे अपने पास रखी है। आकाश, तुम दोनों का सोचना सही है और मुझे इस बात का पता कुछ वक्त पहले मरिया की डायरी से चला है। अंशी के अंदर देविका शक्तियां हैं और मारने से पहले मरिया अपनी बची हुई सारी शक्तियां अंशी को दे दी, क्योंकि अंशी को बचाने का यही तरीका था। विक्रम, वो कैसे? आकाश, मरिया को पहले से पता था। उनके जाने के बाद काल माया भले ही आकाश और रुद्र को ना मारे, क्योंकि दोनों दानव वंश के अंश है, लेकिन वो अंशी को जरूर मारने की कोशिश करेगी। भले ही अंशी भी उसका खून है, लेकिन उसके अंदर दानवीय शक्तियों का अंश काफी कम है। इसलिए वो पहले ही अपनी शक्तियां अंशी के अंदर डाल दी, जिसके कारण काल माया शक्तियों के लालच में वो अंशी को तब तक नहीं मरेगी जब तक 100 वर्ष बाद अगला चंद्र ग्रहण नहीं आ जाता। वो सही वक्त का इंतजार करेगी और तब तक कीर्ति को उसकी सारी शक्तियां मिल जाएगा। मरिया को यकीन था शक्तियां मिलने के बाद कीर्ति अंशी को किसी तरह से बचा लेगी। मरिया का खुद पर इतना विश्वास देख कीर्ति की आंखों में नमी, लेकिन ओठों पर हल्की मुस्कान आ गया। कीर्ति, हम बुआ के विश्वास को टूटने नहीं देंगे। उनका विश्वास जरूर जीतेगा। हम अंशी को कुछ नहीं होने देंगे, यह मेरी उनसे वादा है। प्रतीक्ष, सिर्फ प्रिंसेस ही नहीं, मैं भी अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं होने दूंगा। प्रतीक्ष और कीर्ति की बात सुन आकाश को एक सुकून मिला। अब उनके पास उनकी प्रिंसेस वापस आएगी।
विक्रम, सिर्फ आप लोग ही नहीं, हम भी आपके साथ हैं। फिर आकाश से, काल माया अंशी को कहाँ रखी है? क्या इसका तुम्हें कुछ आइडिया है? जो कुछ भी पता हो हमें बताओ। आकाश, काल माया अंशी को काल वन राजा के महल में रखी है। उस महल के चारों तरफ काली शक्तियों का पहरा है। हम वहां नहीं जा सकते क्योंकि हम पर उनकी नजर है। अभिषेक जी, काल वन का रास्ता और उसके बारे में तुम्हें जो कुछ पता है वो हमें बताओ। हम अपनी राजकुमारी को वहां से सही सलामत बाहर निकलेंगे। अभिषेक जी की बात सुन आकाश को जो कुछ भी काल वन और वहां के राजा के बारे में पता है वो बताने लगे। सब उनकी बातें ध्यान से सुनने लगे। सारी बात सुनने के बाद हर्षवर्धन जी, हम लोग आज ही अपनी बच्ची को वहां से लाएंगे। अभिषेक जी गंभीर आवाज में, पापा आप लोग नहीं, वहां सिर्फ मैं, विक्रम, प्रतीक्ष, आर्यन और प्रिंसेस जाएंगे। आप दोनों का वहां जाना सही नहीं है। आकाश, अभिषेक सही बोल रहा है। आप दोनों वहां नहीं जा सकते क्योंकि वहां बहुत खतरा है। फिर कीर्ति से हमें पता है आप सब कुछ संभाल लेगी, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं वहां का राजा दशानंद बहुत ही खतरनाक राक्षस है। अगर तुम उसकी कमजोरी पर वार करोगी तो ही वह मरेगा। आर्यन, उनकी कमजोरी क्या है? आकाश, इसका तो मुझे भी पता नहीं है, लेकिन आप लोग को सावधान रहना होगा। वहां आपको कई तरहले मायावी जानवर मिलेगा। विक्रम, तुम हमारी चिंता मत करो, हम अंशी को किसी भी हालत में सही सलामत वहां से बाहर निकाल कर रहेंगे। तब तुम पता करो कालमाया और विराज आगे क्या करने वाले हैं। आकाश अपनी जगह से उठते हुए, तुम लोग अपना ध्यान रखना, अभी मुझे निकलना होगा। अगर ज्यादा देरी हुआ तो उन्हें मुझ पर शक हो सकता है। अभिषेक अपनी जगह से खड़ा होकर आकाश को अपने गले लगा लिए। आकाश भी उनको अपने गले लगा लिए। फिर आकाश वापस जहां से आए थे उसी रास्ते से वापस निकल गए। आर्यन सीरियस आवाज में, हमें आज रात ही वहां के लिए निकलना होगा, लेकिन जाने से पहले हमें एक प्लान बनाना होगा। फिर सबके साथ में मिलकर अपना प्लान बनाया। कुछ देर बाद वापस सब मेंशन के लिए निकल गए। रजावत मेंशन। आगे का प्लान डिस्कस कर सब ऑफिस से घर आ गए। ऑफिस से आने के बाद चेंज कर सब हाल में बैठ गए। रजावत इंडस्ट्री से आने के बाद से ही कीर्ति काफी शांत लग रही थी। उसके दिमाग में अंशी को कैसे बचाया जाए उसका तरीका घूम रहा था। कीर्ति किसी भी हालत में अंशी को बचना चाहती थी। अंशी के बचाने के दो कारण थे। पहला कारण मरिया का कीर्ति पर इतना विश्वास करना और दूसरा कारण काल माया को रोकना। कीर्ति के परेशानी का कारण विक्रम जी, चंद्रकांत जी और आर्यन को बहुत अच्छे से समझ रहे थे। उसके चेहरे पर भी काफी सीरियस एक्सप्रेशन था। राधिका जी और मेनका जी को लगा कीर्ति थक गई होंगी, इसलिए वह ज्यादा इस बारे में नहीं सोचे। लेकिन दीक्षा, रावी और रूहानी को कुछ गड़बड़ लगने लगा, क्योंकि कीर्ति कभी भी इतनी ज्यादा शांत नहीं रही थी। कुछ देर बाद डिनर करने के बाद सब अपने रूम में चले गए। कीर्ति भी अपने रूम में चली गई। सबके सोने के बाद करीब रात के 12 बजे कीर्ति अपने रूम से बाहर निकली। बाहर पूरी तरह से अंधेरा था। कीर्ति धीरे धीरे बिना आवाज किए सीढ़ियों से नीचे हॉल में आ गई। हॉल में आकर चारों तरफ देख मेंशन से बाहर निकलने लगी, लेकिन वह मेंशन से बाहर निकलती उससे पहले कोई उसके कंधे पर पीछे से हाथ रखा। अचानक किसी के प्रेजेंसेस को अपने पीछे महसूस कर कीर्ति अपनी जगह जम सी गई। कीर्ति अपने मन में, ओह गॉड, आज तो मैं गई। अगर मेरे पीछे इस वक्त भाई या मम्मा हुई तो मैं उनके सवालों का जवाब दूंगी। प्लीज गॉड मुझे बचा लेना। मन में भगवान को याद कर कीर्ति पीछे पलटी। पीछे पलटते ही अपने सामने खड़े इंसान को देख कीर्ति ने राहत की सांस ली। कीर्ति गहरी गहरी सांस लेकर, यार कोई ऐसा करता है क्या? तुम लोगों ने मुझे डरा ही दिया था। वैसे तुम लोग इस वक्त यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त कीर्ति के सामने दीक्षा, रावी और रूहानी खड़ी कीर्ति को अपनी आंखें छोटी कर घूर रही थी। रूहानी कीर्ति को घूरते हुए, हम भी यही जानना चाहते हैं, तुम इतनी रात को हमें बिना बताए ऐसे चोरों के जैसे छुपकर कहाँ जा रही हो? क्या आप हमें बताने का कष्ट करेगी? रूहानी की बात सुन कीर्ति को याद आया, वो इन तीनों को बिना बताए ही काल वन सबके साथ जा रही थी। कीर्ति को झूठ बोलना बिल्कुल नहीं आता था। वह अच्छे से जानती थी, अगर झूठ बोली तो 1 मिनट में तीनों उसके झूठ को पकड़ लेंगे। रीवा कीर्ति को गहरी नजरों से देखते हुए, मुझे ऐसा क्यों लग रहा, तुम हमें बिना बताए किसी खतरनाक जगह पर नए खतरे की ओर जा रही हो? हमें पूरी बात बताओ। रीवा की बात सुन कीर्ति अपनी नजरें चुराने लगी, जिसे देख तीनों समझ गए उनका सोचना बिल्कुल सही है। दीक्षा, जो कब से कीर्ति को ऑब्जर्व कर रही थी, वो समझ गई कोई तो ऐसी बात है जो उन लोगों को नहीं पता। दीक्षा अपनी शांत आवाज में, आप अगर हमें नहीं बताना चाहती तो कोई बात नहीं, हम पूछेंगे भी नहीं, लेकिन हम आपको ऐसे अकेले किसी भी खतरे में नहीं जाने देंगे। हमें यहाँ आपकी सुरक्षा के लिए भेजा गया है। कीर्ति समझ गई वो अब इनसे सच नहीं छुपा सकती,
इसलिए वो गहरी सांस लेकर तीनों को आकाश की सारी बातें बता दी। सारी बात जानने के बाद उन तीनों के एक्सप्रेशन भी सीरियस हो गया। रीवा हल्के गुस्से में, यह आप लोग क्या बेवकूफ़ी करने जा रही थी? आप लोग को काल वन और वहां के जीवों के बारे में कुछ भी पता है या ऐसे ही निकल गए? कीर्ति असमंजस में, हमें आकाश अंकल ने बताया है उस वन के बारे में और हमने भी पता किया है। दीक्षा परेशानी भरे लहजे में, आप काल वन के बारे में जितना जानती हो वो सिर्फ आधा सच है। काल वन का एक बहुत बड़ा रहस्य है जिसका आपको पता नहीं। रूहानी गाइस, जो बात करना है रास्ते में कर लेना, अभी हमें निकला चाहिए। रूहानी की बात मन सब कीर्ति के साथ मेंशन के बाहर निकल गए। बाहर उनको आर्यन, प्रतीक्ष, अभिषेक जी और विक्रम जी मिल गए। दीक्षा, रीवा और रूहानी को कीर्ति के साथ देख चारों के भाव सीरियस हो गया। विक्रम जी कीर्ति से, प्रिंसेस आपके साथ दीक्षा, रावी और रूहानी क्या कर रही है? कीर्ति अपनी शांत आवाज में, डैडा, इनसे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इनफैक्ट ये तीनों हमारी मदद करेगी। कीर्ति की बात सुन चारों शांत हो गए क्योंकि उनको कीर्ति पर पूरा भरोसा था। सभी काल वन के लिए निकल गए। काल लोक दूसरी तरफ, काल भैरव के आजाद होने के कुछ ही दिनों में काल लोक काफी हद तक पहले जैसा हो गया था। काली शक्तियां पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होने लगा। काल भैरव अपनी काली सेना को आगे होने वाले महायुद्ध के लिए तैयार करने में लगा था। उसका साथ विराज और काल माया भी दे रहे थे। काल भैरव अपनी शक्तियां पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ा चुका था। काल माया भी अपनी शक्तियों को पहले से 3 गुना बढ़ा चुकी थी। इस वक्त भी काल भैरव अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए दैत्य गुरु के कहे अनुसार साधना में बैठा था। वही दैत्य गुरु कुछ विधियां कर रहे थे। काल माया काली शक्तियों को एकजुट करने में लगी थी। काली सेना में दानव, राक्षस, चुड़ैल, डायन और भी कई तरह के काली शक्तियां धारण करने वाले जीव थे, जिनका मकसद पूरे धरती के साथ तीनों लोकों में अपना राज कायम करना था। इस काली दुनिया में कोई ऐसी भी थी जो दानव होने के बाद भी इस होने वाले सर्वनाश को रोकना चाहती थी, लेकिन उसके हाथों में कुछ नहीं था। एक औरत जो दिखने में काफी ज्यादा सुंदर थी लेकिन उसकी आंखें बिल्कुल खाली था। वो एक तक महल के बगीचे में खड़ी सामने ढलते हुए सूरज को देख रही थी। तभी वहां काल माया आए। उस औरत को एक टक सामने की ओर देखते पाकर उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गया। वो उस औरत के पास जाकर बोली, क्या बात है? आज पाताल लोक की राजकुमार यहाँ अकेले क्या कर रही है? लगता है उसको अपनी पाताल लोक की याद आ रही है। इस औरत का नाम त्रिसला है। ये पाताल लोक के राजा वासुकी की बेटी है। त्रिसला पाताल लोक सबसे सुंदर और शक्तिशाली लड़की थी, जिस पर पाताल लोक की सुरक्षा का जिम्मा था। आज से सालों पहले पाताल लोक को अपने अधीन करने के लिए काल भैरव त्रिसला को अपने प्यार के जाल में फंसा उससे शादी कर लिया। उस वक्त त्रिसला काल भैरव के प्यार से पूरी तरह से पागल थी, इसलिए उसको काल भैरव का मकसद नहीं दिखा। काल भैरव का मकसद पाताल लोक का राजा बन उस इंसान को उस कैद से निकालना था जो हजारों वर्षों से पाताल लोक के सबसे निचले तल, जहां सिर्फ दहकता लावा है, वहां कैद है। जब पाताल लोक के राजा बासुकी को इस बात का पता चला तो वह अपनी बेटी से अपने सारे रिश्ते नाते तोड़ उसे हमेशा हमेशा लिए पाताल लोक से बाहर निकाल दिए, क्योंकि उनको काल भैरव का मकसद छल चुका था। वासुकी के ऐसा करने पर काल भैरव को फिर से हार का सामना करना पड़ा। जब काल भैरव त्रिसला को काल लोक लेकर आया तब उसे अपने साथ हुए धोखे का पता चला। उस वक्त वो पूरी तरह से टूट गई। सच पता चलने के बाद वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाए और अपनी किस्मत को काल भैरव के साथ अपना ली और उसके साथ काल लोक में रहने लगी। त्रिसला कभी भी काल भैरव के गलत काम में साथ नहीं दी और ना ही उसको रोकती थी, क्योंकि उसके पास यह अधिकार ही नहीं था। काल माया को हमेशा से त्रिसला के शक्तियों और उसकी सुंदरता से जलन होता था, इसलिए वो त्रिसला को ताना दिया करती थी। काल माया की बात सुन त्रिसला बिना उसे देखे अपनी शांत आवाज में बोली, हम बस यहाँ खड़े ढलते सूरज को देख रहे थे। कितना खूबसूरत नजारा है। शाम होते ही पक्षियां अपने घर को जा रहे हैं। इन्हें देख एक सुकून मिलता है। काल माया भी उसके साथ खड़ा हो सामने की ओर देखते हुए, क्या तुम्हें आज सालों बाद भी अपनी उस गलती का पछतावा है? तुम्हारे पास उस वक्त 2 रास्ता था लेकिन तुमने। काल माया की बात सुन त्रिसला उसकी ओर देखते हुए, हमारे पछताने से अब कुछ बदलने वाला नहीं है। वैसे भी हर किसी को उसके किए की सजा मिलता है और हमें अपनों के साथ किए धोखे का सजा मिल रहा है और हमें इससे कोई समस्या नहीं है। त्रिसला की बात सुन काल माया के चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गया। वो उसका मजाक बनाते हुए, यार सच कहूं तो मुझे तुम्हारे लिए काफी बुरा लग रहा है। एक वक्त था जब तुम पाताल लोक की सबसे खूबसूरत और शक्तिशाली लड़की थी।
तुम्हारी शक्तियों के आगे परीलोक की परियां भी कुछ नहीं थी। लेकिन आज तुम्हारी क्या हालत है। आज तुम्हें देख कोई नहीं कह सकता तुम वही पाताल लोक की राजकुमारी हो जिसके आगे बड़े बड़े असुर घुटना टेक देते थे। आज तुम्हारी हालत देख मुझे तरस आता है। ना तुम पाताल लोक की रही ना ही काल लोक की। आज के समय में सिर्फ तुम काल लोक के राजा काल भैरव की पत्नी, उसके अलावा तुम्हारी खुद की कोई पहचान नहीं है। त्रिसला को काल माया की बात सुन दिल में दर्द हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आया। उसका कहना सही था। आज उसकी हालत सिर्फ उसके खुद के कारण से था। काल माया हमेशा से ऐसी बातें उससे करती थी। त्रिसला काल माया को देखते हुए बोली, हमारी जो पहचान है उसमें हम खुश, लेकिन क्या आपको आपके किए का जरा सा भी अफसोस नहीं है। त्रिसला की बात सुन काल माया उसको सवालिया नजरों से देखने लगी, जिसे समझ त्रिसला बोली, सिर्फ कुछ शक्तियों के लिए आपने अपने खुद के जन्मे बच्ची की बलि दे दी। क्या आपको नहीं लगता आपने गुनाह किया है। क्या आपको इस बात का कभी अफसोस नहीं हुआ। आखिर आप उसकी मां थी। त्रिसला की बात सुन काल माया जोर जोर से शैतानों के जैसे हंसने लगी, जिसे देख त्रिसला उसको हैरानी से देखने लगी। काल माया मुस्कुराते हुए, अफसोस ये क्या होता है। क्या राक्षस या दानव के अंदर इसी कोई भावना होता है। फिर थोड़ी देर सोच शायद होता है। त्रिसला की बात सुन काल माया शैतानों के जैसे हंसने लगी, जिसे देख त्रिसला को हैरानी हुआ। चाहे इंसान हो या दानव, एक माँ तो माँ होती है। काल माया मुस्कुराते हुए, अफसोस ये क्या होता है। क्या दानव या राक्षस में ऐसी कोई भावना होता है। फिर कुछ सोच हुमम, हाँ शायद होता है, लेकिन सिर्फ तुम जैसी बेवकूफ दानव के अंदर। मेरे जैसी काली दानव जिसके अंदर एक जिन का खून है, वो इस तरह की भावना नहीं रखती। फिर काल माया शैतानों के जैसे हंसते हुए, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, दुनिया की सबसे शक्तिशाली काली शक्तियों की मलिका बनाना, और इसके लिए मुझे जिसकी भी बलि देनी हो दोगी। काल माया की इतनी भयानक हंसी सुन के पल के लिए त्रिसला के चेहरे पर भी डर दिखने लगा। काल माया त्रिसला को देखते हुए, तुमसे और मुझ में एक जाति से होने के बाद भी यही अंतर है। तुम्हारे अंदर दानव होने के बाद भी इस तरह की इंसानी भावना, इसलिए आज तुम दुखी हो, वही मेरे अंदर ऐसी कोई भावना नहीं है। मैंने तुमने पहले ही बोला है हमारे साथ मिल जाओ, लेकिन तुम नहीं मानी, तो अब देखो अपनी हालत। आज काल लोक में तुम अकेले हो, तुम्हारे साथ कोई नहीं है। फिर धीरे से उसके कान के पास आकर, वैसे तुम्हें एक राज की बात बताओ, किसी को बताओगी तो नहीं। काल माया की ऐसी बात सुन त्रिसला उसको सांवलिया नजरों से देखने लगी, जिसे समझ काल माया मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी ना तुमसे क्या बोल रही हूँ। तुम्हारी बात यहाँ सुनेगा कौन, और जो सुनेगा वो कौन सा मेरे से अलग होगा। जानती हो कल पूरे 100 साल बाद वो चंद्र ग्रहण आने वाला है, जिसका इंतजार हम जैसे काली शक्तियों वाले दानव करते हैं। इस चंद्र ग्रहण के दिन जो भी बलि देता है उसकी शक्तियां बढ़ जाती है। और कल मैं एक फरिसे की बलि देने वाली है। तुम सोच भी नहीं सकती उसके पास कितनी सारी देविका शक्तियां हैं। अगर वह देविका शक्तियां मेरी काली शक्तियों से मिल जाएगा तो मैं काल लोक की अब तक में सबसे शक्तिशाली जिनी दानव बन जाऊंगी। बलि का नाम सुन त्रिसला के चेहरे पर घबराहट के साथ अड़ा दिखने लगा, जिसे देख काल माया, अरे मैं तो सबसे जरूरी बात तो तुम्हें बताना ही भूल गई। तुम जानती हो कल मैं किसकी बलि देने वाली हूँ। फिर हंसते हुए, मैं भी ना क्या बोल रही हूँ, तुम्हें कैसे पता होगा। चलो मैं बताती हूँ, मैं अपनी एक लौटी पोती की बलि देने वाली हूँ। त्रिसला की आंखें काल माया की बात सुन हैरानी से बड़ी हो गई। वह हकलाते हुए ककक, काल माया तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। अपने ही अंश की बलि कैसे दे सकती हो। काल माया, त्रिसला तुम भी ना, मेरे अंदर कौन सा दिल है, और मैं क्यों नहीं दे सकती उसकी बलि। उसके बाप को जन्म मैंने दिया है तो मैं उनके साथ कुछ भी कर सकती हूँ, और वैसे भी वो अपनी दादी के लिए इतना तो कर ही सकती है। बोल हंसते हुए चली गई। वही अब तक त्रिसला की आंखों में नमी आ गया। वो ऊपर आसमान की ओर देखते हुए है, ये पाताल देव, मैं आपसे विनती करती हूँ, कृपया आप कुछ ऐसा करिए कि उस बच्ची की जान बच जाए। इस धरती पर पाप बढ़ते जा रहा है, मासूम जाने जा रही है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ। काश मैं भी कुछ कर पाती। अब बस मैं सिर्फ ईश्वर से प्रार्थना ही कर सकती हूँ। बोल महल के अंदर चली गई। काल वन विक्रम जी, अभिषेक जी, आर्यन, प्रतीक्ष, कीर्ति, दीक्षा, रीवा और रूहानी जंगल के बाहर काले कपड़े और चेहरे पर मास्क लगाए खड़े थे। जंगल को देखते हुए दीक्षा अपनी सीरियस आवाज में बोली, हम जितना सोच रहे हैं काल वन उससे कहीं ज्यादा भयानक और खतरनाक है। इस जंगल के बीचों बीच दशानन का महल है। उसको एक खास तरह का वरदान मिला है, जिसका पता किसी को नहीं है। रूहानी सीरियस आवाज में, काल वन का एक रहस्य है। काल वन के अंदर जितनी भी काली शक्तियां हैं वो सिर्फ हमें रात के अंधेरे में ही दिखेगा।
सुबह की पहली किरण के साथ यह जंगल बिल्कुल शांत हो जाएगा। यहाँ तक कि सुबह की पहली किरण पड़ते ही दशानन का महल भी गायब हो जाएगा। रूहानी की बात सुन अभिषेक जी, विक्रम, प्रतीक्ष, आर्यन और कीर्ति उसको हैरानी से देखने लगे। उनको इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। रीवा जंगल की ओर देखते हुए, हम ऐसे एक साथ अंदर नहीं जा रहे, ये हमारे लिए खतरनाक हो सकता है, साथ ही हमारे पास समय भी कम है। हमें दो टीम बनाकर अंदर दो डायरेक्शन में अंदर जाना होगा। अगर एक टीम खतरे में हो तो दूसरा उसे बचा पाए। सबको रीवा की बात सही लगा। अभिषेक जी, आर्यन, रूहानी और दीक्षा एक टीम में हुए। दूसरे टीम में कीर्ति, रीवा, विक्रम जी और प्रतीक्ष हो गए। दीक्षा और रावी यहाँ पहले भी आ चुकी थी, इसलिए दोनों अंदर की ओर बढ़ने लगी। दोनों टीम दो डायरेक्शन में निकल गया। सबके हाथों में तलवार था, साथ ही सबके पास सिर्फ आज रात तक का ही वक्त था, क्योंकि कल चंद्रग्रहण था और उससे पहले अंशी को किसी भी हालत से उस कैद से निकालना था। सब धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ने लगे। कीर्ति के टीम को रास्ते में कई तरह के जानवर दिखे, जिसे रीवा और प्रतीक्ष अपने तलवार से बड़े आसानी से मार दिए। दूसरी तरह का भी कुछ वही हाल था। जितने भी जानवर रास्ते में आते उसे आर्यन और दीक्षा उनको मार गिराते। सब जैसे जैसे आगे बढ़ने लगे उसी के साथ खतरा भी बढ़ने लगा। पहले सिर्फ उनका सामना जानवर से हो रहा था, लेकिन अब गहरी रात के साथ जंगल अपना विकराल रूप लेने लगा। जंगल के अंदर दशानन के काली सेना को जंगल में क्या हो रहा है उसका पता चल चुका था। दशानन को जैसे ही इसका पता चला, वो गुस्से में अपने खतरनाक लोगों को जंगल की ओर भेज दिया। विक्रम, प्रतीक्ष, कीर्ति और रावी आगे बढ़ रही थी, तभी अचानक उनके सामने 50 काले कपड़े पहने आदमी आ गए। उसकी आंखें पीली थी। उन आदमियों में से पहला आदमी उन सब को देख, कौन हो तुम लोग और यहाँ कैसे आए, अपना चेहरा दिखाओ। उन आदमियों को देख उन चारों के भाव बिल्कुल नहीं बदला। चारों को अपनी जगह इतना शांत खड़ा देख वो आदमी गुस्से में सुनाई नहीं दे रहा, मैं क्या बोल रहा हूँ। कीर्ति अपने तलवार पर पकड़ कसते हुए, किसी महान इंसान ने कहा है, खतरे के वक्त बातें नहीं करते, सीधा एक्शन करते हैं। इसी के साथ वो सबसे लड़ने लगी, बाकी सब भी लड़ने लगे। कुछ ही देर में चारों सबको मार आगे बढ़ गए। अब तक सब जंगल के काफी बीच में आ गए थे। कीर्ति का ध्यान अचानक सामने की ओर गया तो वह एक्साइटेड होकर, फाइनली हम पहुंच गए। सबका ध्यान सामने की ओर गया तो सबसे चेहरे पर मुस्कान आ गया। वो दशानन के महल के पीछे वाले भाग तक पहुंच गए थे। प्रतीक्ष, मुझे लगता है अंदर जाने से पहले हमें बाकी सबका इंतजार करना चाहिए। प्रतीक्ष की बात सुन कीर्ति बोली, अंशु, हमारे पास इंतजार करने का टाइम नहीं है। कुछ घंटे में सुबह होने वाली है और जैसे ही सूरज की रोशनी इस जंगल पर पड़ेगा वो महल गायब हो जाएगा। उसके बाद हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे और ना ही खुद को बचा पाएंगे। इसलिए हमें उन्हें मैसेज कर अंदर चलना चाहिए। सबको कीर्ति की बात सही लगा, इसलिए प्रतीक्ष बाकी सबको मैसेज कर आगे की ओर बढ़ गए। तो क्या कीर्ति दशानन को मार पाएगी? कहाँ है अंशी? काल 1। दशानन के महल को देख चारों धीरे धीरे महल की ओर बढ़ने लगे। महल के बाहर कुछ काले कपड़े खतरनाक राक्षस खड़े थे। कुछ ही देर में चारों मिलकर बड़ी आसानी से उनको मार गिराए। वो लोग पहले ही दशानन की आधी सेना को खत्म कर चुके थे। सबको मारकर चारों महल के पीछे से अंदर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, लेकिन उनको कोई रास्ता नहीं मिला। विक्रम जी, कृति से प्रिंसेस, यहाँ से अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, मुझे लगता है हमें आगे से चलना चाहिए। प्रतीक्ष, हाँ एंगल अंकल सही बोल रहे हैं, हमें आगे से ही जाना होगा। उन दोनों की बात सुन कीर्ति बोली, हम इस वक्त आगे से नहीं जा सकते, अगर हम आगे से गए तो दशानन और बाकी सतर्क हो जाएंगे, फिर हम चाहकर भी अंशी को नहीं ढूंढ पाएंगे, साथ ही हमारी जान भी खतरे में आ सकता है। सबसे पहले हमें अंशी को ढूंढना होगा, फिर ही हम दशानन का सामना कर सकते हैं। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हो सकता है वो अंशी को मोहरा बनाकर हमें कमजोर कर सकता है। अब तक तो उन्हें हमारे यहाँ होने का पता भी चल चुका होगा। उन दोनों को भी कीर्ति की बात सही लगा, सब वापस रास्ते देखने लगे। तभी उसको रीवा की आवाज आई, रीवा, हमें रास्ता मिल गया। रीवा की आवाज सुन सब उसके तरफ आए तो उन्हें वहां महल के अंदर जाता हुआ एक पतला सा सुरंग दिखा। सब एक दूसरे को देखने लगे, फिर उस रास्ते से बिना आवाज किए धीरे कदमों से अंदर की ओर जाने लगे। प्रतीक्ष सबसे आगे चलने लगा, वही विक्रम जी सबसे पीछे, रीवा और कीर्ति को दोनों बीच में कर दिए। वहीं दूसरी तरफ अभिषेक, आर्यन, दीक्षा और रूहानी भी दुश्मनों से लड़ते हुए महल में आगे की ओर तक पहुंच चुके थे। चारों थोड़ी दूर पर खड़े होकर महल को देखने लगे। महल के आगे कई सारे काले कपड़े पहने राक्षस खड़े थे।
ये लोग चाहकर भी उन पर हमला नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके हमला करने पर अंदर बैठा दशानन सतर्क हो जाएगा। आर्यन, हम यहाँ से अंदर कैसे जाएंगे? अभी वो इतना ही बोला था, उसके वॉच में वाइब्रेशन के साथ मैसेज आया। उस मैसेज को देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गया। अभिषेक जी, आर्यन को देख, क्या हुआ? आर्यन, वो लोग महल के अंदर घुस चुके हैं, हमें बस उनके अगले मैसेज का इंतजार करना होगा। उसके बाद हम अपने दुश्मनों पर डायरेक्ट हमला कर सकते हैं। महल के अंदर सिंहासन पर बैठा दशानन अपने सामने खड़े खास आदमी से गुज में बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गया जो दशानन के दुनिया में आकर उसको मारना चाहता है? जल्द से जल्द उनको मेरे सामने लाओ और साथ ही महल की सुरक्षा बढ़ा दो। वो आदमी हाँ में सिर हिला वहां से निकल गया। दशानन खुद से, क्या यह वही तो नहीं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ भी तो मेरी मौत का पता नहीं, लेकिन उसकी मौत मेरे हाथों से होगा। कीर्ति, रीवा, आर्यन और विक्रम उस सुरंग से होते हुए महल के कारागार में पहुंच गए। उस जगह पर पूरी तरह शांति है। सब बिना आवाज किए आगे बढ़ने लगे। वहां के जेल में इंसानों का कंकाल पड़ा था, जिसे देख आर्यन, विक्रम और कीर्ति हैरान हो गए। वहीं रीवा पर कोई असर नहीं हुआ, जैसे उसको इस बात का पहले से ही पता हो। कीर्ति हैरानी भरे स्वर में, इतने सारे कंकाल, क्या ये सब इंसान के हैं? लेकिन यहाँ इंसान कैसे आ सकते हैं? रीवा, हाँ, ये सब इंसानों के हैं। यहाँ राक्षस रहते हैं और उनका यही खाना है, वो इंसानों के साथ जानवरों को भी खाते हैं। काल वन और उसके आसपास के जगह पर दशानन का राज है। कोई इंसान गलती से भी काल वन या यहाँ के आसपास आया, दशानन के राक्षस उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। रीवा की बात सुन तीनों को भी दशानन पर बहुत गुस्सा आया। कीर्ति गुस्से में, अब और दशानन का राज यहाँ नहीं चलेगा, बहुत जल्द उसको उसके किए की सजा मिलेगा। ऐसे ही चारों तरफ देखते हुए सब महल के दूसरी तरफ आ पहुंचे। यहाँ हर तरफ शांति था, सब आगे बढ़ ही रहे थे, तभी कीर्ति को एक तरफ से किसी लड़की के रोने की आवाज आई, जिसे सुन वह अपनी जगह पर रुक उस आवाज की दिशा की ओर बढ़ने लगी। कीर्ति को दूसरी दिशा में जाता देख रीवा, प्रतीक्ष और विक्रम भी उसके पीछे चलने लगे। आगे आकर वो लोग एक कमरे के बाहर पहुंचे। अब सबको उस कमरे से किसी लड़की की रोने की आवाज सुनाई देने लगा। उस कमरे के दरवाजे पर ताला लगा था। कीर्ति बिना देरी किए अपनी तलवार से एक झटके से ताला तोड़कर अंदर आई, उसके पीछे बाकी सब भी आए। अंदर कमरे बिस्तर पर एक लड़की जिसकी उम्र 17-18 साल होगा, वो अपने घुटने में मुंह घुसाए रो रही थी, लेकिन किसी के अंदर आने की आहट महसूस कर वो डरते हुए अपना सिर उठा सामने की अपनी भूरी मासूम आंखों से टुकुर टुकुर देखने लगी। अपने सामने अनजान चेहरे को देख वह लड़की अड़ गई। वही उस लड़की का चेहरा देख एक पल के लिए सब उसके मासूम चेहरे में खो गए। उस लड़की के चेहरे पर इस वक्त सिर्फ डर था। उस लड़की को डरता देख कीर्ति धीरे कदमों से उनके पास पहुंच अपनी प्यारी आवाज में बोली, डरो मत, हम तुम्हें यहां से लेने आए हैं, लेकिन उससे पहले क्या तुम हमें अपना नाम बता सकती हो? कीर्ति की बात सुन अंशी उसको टुकुर टुकुर देखने लगी। उसको समझ नहीं आया, आखिर सामने खड़ी लड़की उससे उसका नाम क्यों पूछा रही है। अंशी अपनी मासूम आवाज में, मेरा नाम अंशी है, क्या आप लोग सच में मुझे यहां से ले जाओगे? ये लड़की अंशी है, ये जान चारों के चेहरे पर मुस्कान आ गया। वही प्रतीक्ष इमोशनल होने लगा, लेकिन जल्द ही वो अपने इमोशन छुपा लिया। प्रतीक्ष कीर्ति के पास खड़ा अंशी के सिर पर हाथ रख, हाँ बच्चा, हम आपको यहां से निकाल आपके घर ले जाने आए हैं, आपके पापा और आपके रुद्र भाई के पास। वो आपका इंतजार कर रहे हैं। सालों बाद अपने पापा और भाई के बारे में सुन अंशी की आंखों में आंसू के साथ एक उम्मीद दिखने लगा। वो उम्मीद भरी नजरों से उनको देखते हुए अंशी को प्रतीक्ष से एक अपनापन महसूस हो रहा था। अंशी अपनी प्यारी आवाज में, क्या आप लोग मुझे मेरे पापा के पास ले जाओगे? मुझे उनकी बहुत याद आती है, मुझे यहाँ नहीं रहना, यहाँ सब बहुत बुरे हैं। विक्रम जी उसके सिर पर हाथ रख, हाँ बच्चा, हम आपको आपके परिवार के पास ले जाएंगे, आप हमारे साथ चलोगी ना? अंशी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिला दी। रीवा, सबको देख, हमें यहाँ से जल्दी से निकलना होगा। रीवा की बात सुन प्रतीक्ष अंशी का हाथ पकड़ उसे अपने हाथ लेकर उस कमरे से बाहर निकलने लगा, लेकिन उससे पहले अपने वॉच से किसी को मैसेज किया। दूसरी तरफ आर्यन, जो प्रतीक्ष के मैसेज का इंतजार कर रहा था, मैसेज मिलने के बाद खुश होकर अंशी उन्हें मिल गई। अभिषेक जी खुश होकर, क्या सच में मेरी बच्ची मिल गई? कैसी है वह, ठीक है ना? आर्यन, हाँ अंकल, वो बिल्कुल ठीक है और कुछ देर बाद आप उनसे मिल भी सकते हैं। आर्यन की बात सुन अभिषेक जी की आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर मुस्कान आ गया। रूहानी, अब इनको अपनी ताकत दिखाते हैं। आर्यन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कान लिए, नेकी में देर नहीं करनी चाहिए, नाउ वॉर स्टार्ट। आर्यन के इतना बोलते ही चारों महल की ओर बढ़ गए।
आर्यन, अभिषेक, रूहानी और दीक्षा एक एक कर दुश्मनों को मारते हुए महल की ओर तेजी से बढ़ने लगे। यहाँ खड़े राक्षस जंगल वाले से ज्यादा शक्तिशाली थे। इनसे लड़ते हुए आर्यन और अभिषेक को काफी चोट आया था, क्योंकि दोनों सबसे आगे थे। चोट दीक्षा और रूहानी को भी आया था, लेकिन उन दोनों से कम। चोट लगने के बाद भी कोई रुके नहीं, आगे बढ़ते रहे क्योंकि समय इनके पास कम था। सुबह होने में कुछ समय बाकी था। महल पर अचानक हुए इस आक्रमण को देख दशानन का खास मंत्री रायक, जो दशानन के कहने पर जंगल में आए लोगों को पकड़ने जा रहा था, वो अपने महल के बाहर खड़े पहरेदार को लड़ने का बोल महल के अंदर अपने राजा को बाहर हुई इस हमले के बारे में बताने भागा। महल के अंदर दशानन अपने सिंहासन पर बैठा सभा में बैठे बाकी दानवों से बात कर रहा था। तभी वहां रायक भागता आया। रायक को वापस आता देख सबको हैरानी हुआ। वही अचानक सभा के बीच रायक के आते ही दशानन गुस्से में, यह क्या हरकत है, क्या तुम्हारा काम हो गया? रायक घुटने के बल बैठ सिर झुका बोला, माफ करिएगा दानव नरेश, हम ऐसे सभा में नहीं आना चाहते थे, लेकिन हमारा आना जरूरी था। रायक की बात सुनकर भी दशानन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। दशानन, ऐसा क्या कारण है जो तुम्हें सभा में यूं आना पड़ा? रायक महाराज, हम पर दुश्मनों ने आक्रमण कर दिया है। हमारे आधा से ज्यादा सेना मारे जा चुके हैं। वो लोग किसी भी वक्त अंदर आते होंगे। दशानन अपनी जगह से उठ चिल्लाते हुए, किसी इतनी हिम्मत हुई जो दशानन के महल पर हमला किया, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। वो इतना ही बोला था कि उसके पैर के पास एक सिर आकर गिरा। उस सिर को देख सभा में बैठे सारे दानव और राक्षस अपनी जगह से उठ सामने देखने लगे। महल के गेट से आर्यन, अभिषेक, रूहानी और दीक्षा खून में भीगे कपड़े और अपने हाथ में तलवार लिए बेखौफ अंदर आ रहे थे। तभी दो और सिर दशानन के पैर के पास आकर गिरा, जिसे देख वो 4 कदम पीछे हट गुस्से में चिल्लाया, ऐसा करने की किसकी हिम्मत किसी हुई? दशानन के बोलने पर सबका ध्यान दूसरी ओर गया। वहां से प्रत्यक्ष, कीर्ति और विक्रम अपने हाथों में तलवार लिए अंदर की ओर बढ़ रहे थे। प्रत्यक्ष, विक्रम, रीवा और कीर्ति ने मिलकर महल के अंदर जितने राक्षस थे सबको मार गिराया। महल के अंदर इतने सारे अनजान लोगों को देख दशानन हैरान हो गया, लेकिन अगले ही पल गुस्से में चिल्लाते हुए, कौन हो तुम लोग और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे महल में आकर मेरे ही लोगों को मारने की? लगता है तुम्हारे अंदर जीने का शौक नहीं बचा जो यहां चले आए। कीर्ति अपनी लाल आंखों से दशानन को देखते हुए अपनी खतरनाक आवाज में, किसकी मौत आई है वह वक्त ही बताएगा, और हमें जान सको तुम्हारे लिए यह मुमकिन नहीं। बस इतना समझ लो, तुम्हारी मौत तुम्हारे सामने खड़ी है। आज तुम्हारा और तुम्हारे साम्राज्य का यही अंत होगा। कीर्ति की बात सुन दशानन शैतानों के जैसे हंसते हुए, मुझे मार सके ऐसा कोई आज तक पैदा नहीं हुआ, लेकिन लगता है तुम्हारी मौत तुम्हें यहाँ खिंच लाई है। कीर्ति अपनी खतरनाक आवाज में, कौन किसकी मौत है ये थोड़ी देर में पता चल जाएगा। इतना बोल उन पर टूट पड़ी। बाकी सब भी उन पर टूट पड़े। कुछ ही वक्त में विक्रम, अभिषेक, आर्यन, कीर्ति, दीक्षा और रूहानी दुश्मनों को मारने लगे। वही रीवा अंशी को प्रोटेक्ट करने के लिए उनसे थोड़ी दूर पर खड़ी हो गई। लड़ते हुए कीर्ति दशानन के पास आ गई। उन दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगा। विक्रम और बाकी सबने सारे दानवों को मार गिराए। अब सिर्फ दशानन ही बचा। कीर्ति उसको कई बार मारने की कोशिश कर चुकी थी, लेकिन वह मारा नहीं। दशानन हंसने लगा। दशानन हंसते हुए, तुम चाहकर भी मुझे नहीं मार सकती। दशानन की बात सुन बाकी सब परेशान हो गए। अब किसी सुबह होने वाला था। तभी वहां एक बूढ़ी औरत आई, जिसकी हालत कुछ ठीक नहीं था। कीर्ति और दशानन को लड़ता देख वह तेज आवाज में बोली, उसके शरीर का सबसे कमजोर हिस्सा उसका सिर है, सिर के बीचों बीच वार करो। उस औरत की आवाज सुन सब उस औरत को देखने लगे। वही उस औरत के कहे अनुसार कीर्ति अपने तलवार से दशानन के सिर के बीचों बीच मारी। उसके ऐसा करते हुए उस महल में दशानन की एक दर्दनाक चीख गुजा और वह जमीन पर गिरा। कीर्ति उस पर एक और वार की। उसके ऐसा करते ही दशानन खत्म हो गया। दशानन के मारते ही अंशी भागते हुए उस औरत के गले लग रोते हुए बोली, दाईमा आप कहाँ चली गई थी? आपके जाने के बाद सबने हमें बहुत परेशान किया, हम बहुत डर गए थे। ये औरत अंशी की दाईमा है। कहने को ये भी एक दानव है, लेकिन ये बुरी नहीं थी। अंशी को पालने वाली यही थी। दाईमा अंशी के सिर को प्यार से सहलाते हुए ममता भरी आवाज में बोली, बेटा शांत हो जाओ, अब डरने की कोई बात नहीं, सब कुछ ठीक है। दाई माँ के बोलने के बाद अंशी उनसे अलग हुई। फिर दाई माँ का ध्यान बाकी सब पर गया। सब उनको देख रहे थे। अभिषेक जी अंशी को देख उसको अपने गले लगा लिए। उनके आंखों से आंसू निकलने लगा। अंशी सबको दाई माँ से मिलाए।
अभिषेक जी उनके सामने अपने हाथ जोड़, हम आपको शब्दों में शुक्रिया नहीं बोल सकते जो आपने हमारी बच्ची के लिए किया है। दाई माँ मुस्कुराते हुए, मैंने जो किया वो हमारा फर्ज, इसमें शुक्रिया बोलने वाली कोई बात नहीं है। सुबह होने वाला है, आप लोग यहाँ से जल्दी से निकलिए, नहीं तो आप लोग यही फंस जाएंगे। दाई माँ की बात सुन सब उनसे मिल वहां से निकलने लगे। अंशी दाई माँ को अपने साथ लेकर जाना चाहती थी लेकिन वह नहीं मानी। सुबह होने में कुछ ही वक्त बाकी था, इसलिए सब तेज कदमों से जंगल के बाहर निकलने लगे। सालों बाद अपने परिवार से मिलकर अंशी काफी खुश थी। जिस वक्त अंशी का किडनैप हुआ था उस वक्त वह कीर्ति के जैसी 6 साल की थी। उसके पास शक्तियां था जिसके कारण उसको अपने बचपन का सब कुछ याद था। सब जैसे ही महल के थोड़ी देर पर आए, सूरज का रोशनी महल पर पड़ा तो वह जलने लगा। महल के जलते ही जंगल में भी आग लगने लगा। ये देख सब दौड़कर जंगल से भागने लगे। कुछ ही देर में सब काल वन से बाहर निकल गए। उनके बाहर निकलते ही पूरा जंगल जलने लगा। सब जंगल के बाहर खड़ा होकर दशानन के साम्राज्य को खत्म होते देखने लगे। रूहानी सामने की ओर देखते हुई सीरियस आवाज में बोली, धर्मयुद्ध की शुरुआत हो गया। अच्छाई और बुराई फिर से एक बार आमने सामने होगा। रूहानी की बात सबने सुनी लेकिन दीक्षा, रावी और कीर्ति को छोड़ किसी को कुछ भी समझ नहीं आया। थैंक यू फॉर लिसनिंग। मुझे उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक और कमेंट करना ना भूलें और मोर स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।